हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज चुके हैं और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजीज क्लासेस में। बच्चों, हम एनसीईआरटी बेसिस एमसीक्यूज क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ साथ हमने कल आइज़ के पहले का जितना भी टॉपिक था, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला, वो तो लास्ट वाला चैप्टर हो गया। ये नर्व सिस्टम वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने जो आइज़ के पहले वाले जो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आइज़ वाला। बच्चों देखो, इस वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा आइज़ के जो भी प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आइज़ के बारे में जितना भी आप जानते हैं उसको यहाँ रिवाइज करेंगे। जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसके बेसिस पर जितना भी पॉइंट दे रखा है वो यहाँ पर रिवाइज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ आइज़ वाला चैप्टर भी थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है और इसे स्किप करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज के बाद कभी भी आपको स्किप करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है वो आसानी से इस वीडियो के बाद में समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, फिर उसके बाद में बचेगा ईयर, वो भी डेफिनेटली आपको आज ही के दिन उसका भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो अलग अलग इसलिए रखे हैं ताकि आपको आइज़ और ईयर के बारे में अच्छे से समझा सकूं। इस पीडीएफ में हम डायग्राम बेसिस पे पढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को शेयर कर दो और साथ ही वीडियो को लाइक एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ह्यूमन्स आइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मानव की आंख है वो किस प्रकार से कार्य करती है और किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसके साथ जो 11th एनसीईआरटी के बेस्ट ये टॉपिक होगा और साथ ही साथ जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आइज़, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन्स आई है, जो मानव की आंख है वो कहाँ स्थित होती है। तो एक जोड़ी जो नेत्र होते हैं वो खोपड़ी, जो हमारा जो स्कल होता है, एक जोड़ी 1 पेयर आइज़ कहाँ स्थित होती है? जो हमारा स्कल होता है उसमें आई ऑर्बिट में स्थित होती है, आई ऑर्बिट में। तो जो ह्यूमन साइज की स्थिति है वो 1 पेयर आई स्कल के आइज ऑर्बिटल में स्थित होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है हम वस्तु को कैसे देखें या वस्तु को देखना। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम इस डायग्राम पे। सबसे पहले इस डायग्राम पे आ जाते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। देखो बच्चों, मेनली जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो तो डायग्राम पे फोकस रखो, क्योंकि जो डायग्राम होता है वो आपका लगभग पैराग्राफ आसानी से क्लियर करवा देता है, क्योंकि जो पैराग्राफ में दे रखा होता है वही अक्सर डायग्राम में दिया हुआ होता है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें स्क्लेरा। देखो, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओ, फिर उसके बाद में मिड वाली और फिर इनर वाली। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एस, फिर उसके बाद में मिड वाली कौन सी होती है? सी, और फिर उसके बाद में ये कौन सी होती है? आर। तो देखो इस क्रम में भी आप रख सकते हो याद कि जो OMI है नेत्र के लिए, जो OMI बनता है वो क्या बनता है? SCR। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाएगी? स्क्लेरा। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों श्वेत पटल। उसके बाद में जो कोरोइड्स होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त पटल, क्योंकि जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो इसी के अंदर से प्रवेश करती है। और उसके बाद में जो रेटिना वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम दृष्टि पटल, क्योंकि जो भी हमें दिखने का कार्य होता है वो किस पे बनता है? जो दिखने का कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? रेटिना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए।
तो अब देखो इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। जो बाहर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ जो लेयर है ये क्या कहलाती है? स्क्लेरा। जो बाहर की तरफ है लेयर वो क्या कहलाती है? स्क्लेरा। जो मिड में जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? कोरोइड। और जो अंदर की तरफ जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? रेटिना। तो यहाँ तक हमको 3 चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ठीक है। अब जो स्क्लेरा का भाग है, ये देखो स्क्लेरा डायग्राम को अच्छे से देखो, जो स्क्लेरा वाला भाग है ये आगे की तरफ वृद्धि करता है और यहाँ पे क्या बनाता है? ये देखो ये सारा का सारा स्क्लेरा वाला भाग है और ये आगे की तरफ वृद्धि करके क्या बना रहा है? कॉर्निया। यहाँ तक देखो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आगे की ओर वृद्धि कर रहा है। इधर देखो ये सेम आगे की ओर वृद्धि कर रहा है, इसके चारों तरफ को कवर कर रहा है, ये भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कोरोइड लेयर की। तो देखो जो कोरोइड लेयर होता है, जो कोरोइड लेयर होती है वो देखो ये वाली जो लेयर है बीच वाली, ये देखो आगे की तरफ वृद्धि करती है और यहाँ पर क्या बनाती है? यहाँ पर ये बनाती है सिलेरी बॉडी। जो ये सिलेरी बॉडी किसका पार्ट होता है? कोरोइड का पार्ट होता है, जो आगे की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, आगे की ओर वृद्धि करती है। ठीक है। उसके बाद में जो सिलेरी बॉडी होती है उसके आगे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आइरिस। जो लेंस को घेरे हुए रहते हैं, जो लेंस के आगे स्थित रहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद में देखो बाकी जो बचा है वो हम इसके जो पॉइंट है उसके साथ साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में। तो देखो पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज़ कितने पार्ट की होती है? 3 पार्ट की होती है। अभी अभी बताया हमने, आउटर, मिडल और इनर। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं OMI, आउटर स्क्लेरा, मिडल कोरोइड और इनर रेटिना। तो ये क्रम आप साइड में इसके अपने लिख सकते हैं। OMI का क्रम क्या हो गया? SCR, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। उसके बाद में हम बात करते हैं जो स्क्लेरा पॉइंट होता है, जो स्क्लेरा वाला जो पार्ट होता है बाहर की तरफ होता है, इसका एंटायरर पोर्शन ऑफ लेयर, जो स्क्लेरा की एंटायरर पोर्शन जो अग्र भाग होता है वो किसका निर्माण करता है? कॉर्निया का। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो स्क्लेरा का अग्र भाग होता है वो आगे की तरफ वृद्धि करके वो आगे की तरफ क्या बनाता है? कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा भाग होता है वो होता है कोरोइड। देखो उसके बाद में जो दूसरा भाग होगा वो क्या होगा? कोरोइड। और कोरोइड को क्या कहते हैं? रक्त पटल, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ स्थित होती है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? रक्त पटल भी कहते हैं। प्रेजेंट मैनी ब्लड वेसल्स एंड कलर ब्लूइश। जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का नीला रंग का होता है और साथ ही साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी उपस्थित होती है जिसकी संख्या अत्यधिक होती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में देखो जो आई बॉल है, आई बॉल के बारे में बात करेंगे। जो ये आई बॉल है ये पूरा का पूरा क्या है? आई का जो बॉल है जिसे क्या बोलते हैं? आई बॉल। इसका जो फर्स्ट भाग होता है, यहाँ पे देखो जो ये वाला भाग होता है 1/3, जो इसका ये वाला भाग होता है और जो पीछे की तरफ भाग होता है, इसके बारे में अच्छे से इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो इसका लास्ट का 2/3 भाग होता है, जो लास्ट का 2/3 भाग होता है वहाँ पर जो लेयर होती है वो क्या कैसी होती है? एकदम पतली होती है। ठीक है। लेकिन जो एंटायरियर भाग होता है वो अत्यधिक मोटा होता है। एंटायरियर भाग कैसा होता है? अत्यधिक मोटा होता है और मोटा होकर क्या बनाता है? सिलेरी बॉडी। क्या बनाता है? सिलेरी बॉडी। तो जो इसका पश्य भाग होता है वो तो कैसा होता है? पतला होता है। जो आई बॉल का पश्य भाग होता है, मतलब जो पीछे का 2/3 भाग होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। लेकिन जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। और मोटा होकर किसका निर्माण करता है? सिलेरी बॉडी का। अब देखो जो सिलेरी बॉडी होती है वो आगे की ओर ग्रोथ करती हुई पिगमेंटेड एंड ओपेक्यू अपारदर्शी संरचना का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। देखो इस वाले पोर्शन में देख लेते हैं अपन।
यहाँ पर देख लेते हैं, जो सिलेरी बॉडी होती है, जो सिलेरी बॉडी होती है, ये जो सिलेरी बॉडी है ये क्या करेगी, आगे की ओर ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करती हुई पिगमेंटेड एंड ओपेक्यू अपारदर्शी संरचना आइरिस का निर्माण करती है। ये रहा आइरिस स्थित, कहाँ स्थित होता है ये, लेंस के आगे। इतनी चीज समझ में आ गई, इसकी स्थिति कहाँ स्थित है। देखो ये पक्षमाभ जो सिलेरी बॉडी यही आगे की ओर ग्रेथ करती हुई क्या किसका निर्माण करती है, आइरिस का निर्माण करती है। तो यहाँ तक जितने भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अभी तक हमने कितनी सी बात की है, हमने बात की है पहले तो 3 पार्ट की बात की, उसके बाद में हमने बात की सबसे पहले स्क्लेरा की, जिसका इंटीरियर पोर्शन ऑफ लेयर क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद में जो हमने कोरोइड की बात की, तो कोरोइड का रंग कैसा होता है, कलर होता है ब्लूइश होता है, और साथ में इसमें मैनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद में जो आई बॉल का 2/3 पार्ट है, जो कोरोइड भाग है, वो लेयर क्या कहलाती है, एकदम पतली होती है, लेकिन जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, और ये मिलकर क्या बनाता है, सिलेरी बॉडी। ये सिलेरी बॉडी का निर्माण हो गया, और सिलेरी बॉडी आगे की ओर ग्रोथ करती हुई किसका निर्माण करती है, आइरिस का निर्माण करती है, जो पिगमेंटेड एंड ओपेक्यू स्ट्रक्चर है, अपारदर्शी संरचनाएं होती है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको वापस से आपको समझा दूंगा एक वीडियो और बनाकर, लेकिन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने इस डायग्राम के बारे में बात की, जिसको आपने भी अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो आइरिस होता है किसका भाग होता है, कोशिका जो ये सिलेरी बॉडी होती है वो आगे की ओर ग्रोथ करती है और किसका निर्माण करती है, आइरिस का निर्माण करती है। और जो आइरिस होता है ये आँख का देखने योग्य भाग होता है। जो आइरिस होता है ये आँख का कैसा भाग होता है, देखने योग्य भाग होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। बस हमने स्टार्ट किया है कोरोइड लेयर के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, साथ में इसका कलर पढ़ा ब्लूइश होता है। उसके बाद में हमने आई बॉल का भाग पढ़ा, जो आई बॉल का 2/3 पार्ट होता है, जो कोरोइड लेयर वाला, वो कैसा होता है, पतला होता है, लेकिन आगे का भाग कैसा होता है, मोटा होता है, और किसका निर्माण करता है, सिलेरी बॉडी का। और सिलेरी बॉडी आगे की तरफ ग्रोथ करके किसका निर्माण करती है, आइरिस का, जो कैसी संरचना होती है, पिगमेंटेड एंड ओपिक्यू संरचना होती है, अपारदर्शी संरचना होती है। और जो आइरिस होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, आंखों के रंग का देखने योग्य भाग बनाता है। उसके बाद में आई बॉल में पारदर्शी लेंस प्रेजेंट होता है। देखो जो आई बॉल था वहां पे हमने देखा, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से ही देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आइरिस वाला भाग हो गया यहाँ पे, ये आइरिस वाला भाग हो गया, और जो ये आगे का भाग है ये क्या कहलाएगा, लेंस। और लेंस कैसा होता है, आई बॉल में ही पारदर्शी संरचना स्थित होती है। देखो ये तो कैसी संरचना है, लेंस तो कैसी संरचना है, पारदर्शी, लेकिन जो आइरिस वाली भाग, जो आइरिस होती है वो कैसी होती है, अपारदर्शी। कैसी होती है, अपारदर्शी। तो ये कैसी संरचना होती है, अपारदर्शी संरचना होती है। और लेंस कैसा होता है, पारदर्शी भाग होता है, जो किसके द्वारा जुड़ा रहता है। देखो जो ये लेंस है वो सिलेरी बॉडी से तंतुओं द्वारा जुड़ा रहता है। जो सिलेरी बॉडी है, ये सिलेरी बॉडी है, इससे किसके द्वारा जुड़ा रहेगा, इससे तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहेगा। जो तंतु होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो सिलेरी बॉडी को लेंस से कनेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेत्र गोलक होता है उसका 2/3 पीछे का भाग कैसा होता है, पतला होता है, और आगे का भाग मोटा होकर किसका निर्माण करता है, सिलेरी बॉडी का, जो आगे परिवर्तित होकर किसका निर्माण करती है, आइरिस का। किसका निर्माण करती है, आइरिस का। उसके बाद में हमने बात की कि जो नेत्र गोलक के अंदर पारदर्शी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, लेंस। ये कैसा भाग हो गया, पारदर्शी भाग। और अपारदर्शी भाग क्या कहलाता है, आइरिस। ये कैसा भाग हो गया, अपारदर्शी भाग। उसके बाद में हमने बात की कि जो लेंस होता है वो सिलेरी बॉडी से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं
देखो आई बॉल में पारदर्शी लेंस प्रेजेंट होता है जो सिलेरी बॉडी से तंतुओं द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसकी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ छिद्र प्यूपिल कहलाता है। तो ये प्यूपिल के बारे में भी देख लेते हैं अपन कि कौन सा भाग प्यूपिल कहलाता है। आइरिस से घिरा हुआ भाग, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, घिरा हुआ भाग होता है, ये भाग क्या कहलाता है? प्यूपिल। ठीक है, जो लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्यूपिल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके घेरे का नियंत्रण आइरिस की पेशियाँ करती है। कई बार आप नहीं देखते कि जैसे ही आप तेज़ धूप में जाते हैं, तो अंधेरे से तेज़ धूप में जाते हैं तो आपकी आँखें एकदम से कम खुलती है, तो वो किसके कारण से होती है? जो आइरिस की पेशियाँ होती है वो क्या करती है, जो प्यूपिल होता है उसके घेरे का नियंत्रित करता है कि कैसी प्रकाश आया, किस प्रकार से उसे आंखों पे आना चाहिए। इसका सारा का सारा नियंत्रण कहाँ से होता है? आइरिस की पेशियों के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला भाग क्या होता है? इनर भाग के बारे में हमने बात की। इनर भाग क्या कहलाता है? रेटिना। और ये रेटिना होता है, ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहली होती है गैंग्लियन सेल्स, दूसरी होती है बाइपोलर सेल्स और तीसरी होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो देखो, जो हमारा जो आइज़ होता है उसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स के रूप में कौन कौन सी सेल्स उपस्थित रहती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स, उसमें कौन कौन सी सेल्स उपस्थित रहती है? एक तो ऑप्सिन, ठीक है, और साथ में रेटिनोल, ये भी रहती है, ऑप्सिन और रेटिनोल। ये तो एक प्रोटीन होता है और ये एल्डिहाइड का व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ तक किसी चीज़ का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप इस ट्रिक को वापस से आजमा सकते हैं, OMI वाली ट्रिक, जिसमें PBG जो इनर पार्ट होता है वो फोटो रिसेप्टर, बी वाला पार्ट हो गया वो बाइपोलर सेल्स और जी वाला पार्ट हो गया वो गैंग्लियन सेल हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको रेटिना में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो ये रेटिना वाला पार्ट है इसका इनर भाग क्या कहलाता है? गैंग्लियन सेल्स। मिडल पार्ट कहलाता है बाइपोलर सेल्स और जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है उसमें फोटो पिगमेंट, कौन कौन से फोटो पिगमेंट अभी बताया? रेटिनल और साथ में ऑप्सिन। ठीक है, ये उपस्थित हुआ। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 प्रकार की होती है, एक तो शंकु, एक शलाका। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कौन, इसे बोलते हैं रोड्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि जो आप फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 प्रकार की होती है, एक तो कॉन्स और एक होती है रोड्स। ठीक है, उसके बाद में जो कॉन्स होती है वो क्या करती है? दिन की रोशनी, जिसे फोटोपिक बोलते हैं, और साथ साथ में जो कलर देखने का कार्य करता है वो कौन करता है? शंकु करता है या कॉन्स करता है। और जो रोड्स होती है वो कौन से प्रकाश में देखने का कार्य करती है? स्केटोपिक प्रकाश में देखने का कार्य करती है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। स्केटोपिक प्रकाश वो होता है जहाँ पर एकदम धुंधला दिखाई देता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिरिमिति, ऐसा सा कुछ नाम है, उसको हिंदी में बोलते हैं तिमिरानुकूलित प्रकाश। तो आप हिंदी के बारे में तो बिल्कुल ही छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्कोटोपिक प्रकाश में देखने में सहायक होती है। और जो ये रोड्स होती है उनमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन उपस्थित होता है जो रोडोप्सिन कहलाता है। इसी का ही भाग हो गया एल्डिहाइड के व्युत्पन्न अलग अलग चेंज होते जाएंगे तो फिर ये अलग अलग बनता जाएगा। तो ये जो रोडोप्सिन है ये क्या है? विटामिन ए का व्युत्पन्न है। जो आँख में, जो रोडोप्सिन आँख के शलाका में पाया जाता है, मतलब रोड्स में पाया जाता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्स की।
तीन प्रकार के होते हैं। जो आँख का देखने वाला भाग होता है, रंगीन भाग को देखता है और साथ दिन की रोशनी में कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स काम करते हैं, शंकु काम करते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं जो लाल, हरे व नीले रंग को पहचानने में सक्षम है। जब शंकु समान मात्रा में उत्तेजित होता है तो कौन सा रंग दिखाई देता है, सफ़ेद रंग। यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अभी थोड़ा थोड़ा कर पढ़ा है, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी को उठा के देखोगे तो आपका लगभग जो आइस के पार्ट्स है वो वाला पार्ट एकदम से क्लियर हो गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक भी लाइन नहीं दे रखी है, चाहे आप सामने एनसीईआरटी रख कर देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो ऑप्टिक नर्व होती है। सबसे पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ऑप्टिक नर्व कहाँ स्थित होती है। देखो, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो देखो नेत्र और रेटिना के मध्य, नेत्र और रेटिना के मध्य स्थित होती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये ऑप्टिकल नर्व स्थित होगी, इसके पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, फोविया। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे अब नोट्स के थ्रू। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व नेत्र व रेटिना को आई बॉल के मध्य तथा पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती है। जो ऑप्टिकल नर्व होती है वो क्या होती है, नेत्र व रेटिना को आई बॉल के मध्य तथा पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती है और यहाँ से रक्तवाहिनियाँ प्रवेश होती है। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये एक आई बॉल है। आई बॉल में यहाँ पे कॉर्निया हो गया, यहाँ लेंस हो गया, यहाँ आगे आइरिस हो गया, यहाँ पे सिलेरी बॉडी हो गई। यहाँ पर जो कोरोइड वाला पार्ट था वहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑप्टिकल नर्व है वो यहाँ पे दिखाई रखी थी। तो यहाँ से क्या होती है, रक्तवाहिनियाँ प्रवेश करती है और ये क्या करता है, रेटिना और आई बॉल के मध्य तथा पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनियाँ यहाँ से प्रवेश करती है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं आई है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वापस से समझा दी जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन देखी थी हमने, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट था और यहाँ पे नर्व प्रवेश कर रही थी। तो ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। इसके साथ ही ब्लाइंड स्पॉट के पार्श्व में आँख के पीछे ध्रुवों पर येलो पिगमेंट मैकुला लूटिया स्थित होती है। तो जो आँख का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसके पार्श्व में डोर्सल हिस्से पर एक येलो पिगमेंट जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं वो स्थित होती है और इसके केंद्र में स्थित ग्रंथ क्या कहलाता है, फोविया। इसके केंद्र में स्थित ग्रंथ क्या कहलाता है, फोविया। और यह रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ पर केवल कोन ही उपस्थित रहते हैं तथा अत्यधिक दिखाई देना यहीं पर होता है। तो जो दिखने का अधिकतर क्रिया होती है वो कौन से वाले भाग पे होती है, फोविया वाले भाग पे होती है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये फोविया कहाँ स्थित होता है, रेटिना पर। इज दैट क्लियर? अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो आँख वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, चलो डायग्राम से ही देख लेते हैं। देखो, एक तो ऑप्टिकल नर्व नेत्र व रेटिना को आई बॉल के मध्य तथा पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व यहाँ पर इसे छोड़ती है और रक्तवाहिनियाँ यहाँ से प्रवेश करती है। तो रक्तवाहिनियाँ यहाँ से प्रवेश कर रही है। साथ ही साथ क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट जो पीछे की तरफ स्थित होता है, ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट के पार्श्व में आँख से घिरा, ब्लाइंड स्पॉट के पीछे वाले हिस्से में आँख के पीछे ध्रुव पर येलो स्पॉट, यहाँ पे येलो पिगमेंट, यहाँ पर येलो पिगमेंट स्थित होता है जिसे क्या कहते हैं, मैक्यूला लूटिया। और इसमें एक ग्रंथ स्थित होता है जिसे क्या कहते हैं,
फोविया। और फोविया क्या होता है, ये एक रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल कोन्स ही प्रेजेंट होती हैं, और कोन्स प्रेजेंट होगी तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा, दिन की रोशनी में ही देखना, दिन की रोशनी में देखना और साथ में रंगों को देखना, इसका मुख्य कार्य होगा। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो एक्वस चैम्बर है, ये जो एक्वस चैम्बर है यहाँ ये कहाँ स्थित है। तो देखो डायग्राम के बेसिस पर आप देख के बता सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है। बच्चों देखो जो एक्वस चैम्बर है वो कॉर्निया, जो कॉर्निया है साथ ही लेंस, इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, कॉर्निया और लेंस के मध्य में, ठीक है। उसके बाद में जो विट्रस चैम्बर होता है उसकी स्थिति कहाँ हुई, लेंस व रेटिना के मध्य। जो ये रेटिना वाली परत है, अंदर वाली परत क्या कहलाती है, रेटिना, और इनके मध्य में कौन सा चैम्बर स्थित होता है, विट्रस चैम्बर, जहाँ पर विट्रस होमर भरा हुआ रहता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। कॉर्निया और लेंस के मध्य कौन सा चैम्बर, एक्वस चैम्बर, जिसमें एक्वस होमर भरा रहता है, और लेंस व रेटिना के मध्य विट्रस चैम्बर, जिसमें क्या भरा रहता है, विट्रस होमर भरा रहता है। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये पूरे के पूरे पार्ट्स अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं फिर आइज़ के मैकेनिज्म की, कि आइज़ किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हमें दिखने की क्रिया होती है। अब इसको देखते हैं। तो देखो आइज़ का मैकेनिज्म क्या होता है, जो कॉर्निया होता है वो लेंस से विजुअल लाइट को ग्रहण करता है। देखो सॉरी, जो कॉर्निया और लेंस होते हैं वो विजुअल लाइट को ग्रहण करते हैं और किस पे, रेटिना पर फोकसित करते हैं। तो जो आँख का बाहरी भाग ये तो कॉर्निया हो गया, और यहाँ पे लेंस स्थित था और पीछे रेटिना स्थित थी। तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो कॉर्निया और लेंस से होता हुआ किस पे जाएगा, रेटिना पर फोकसित होगा। और रेटिना में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, गैंग्लियन सेल्स जिसमें नर्व तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, बाइपोलर सेल्स, और उसके साथ साथ में फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है उनमें क्या होती है, रोड्स व कोन उपस्थित रहती है, और साथ ही साथ इसमें एक पिगमेंट भी उपस्थित रहता है। ये कौन कौन से होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनॉल, ठीक है। जैसे हमने रोड्स में बात की थी तो वहाँ पे कौन सा पिगमेंट उपस्थित था, रोडोप्सिन, जो विटामिन ए का व्युत्पन्न था। उसी प्रकार जब प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर रोड्स व कोन्स पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेग की उत्पत्ति होगी, और ये आवेग क्या करेगा, जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है उसको रेटिनॉल में बदलने के लिए प्रेरित करती है। और ये जब प्रेरित करेगी तो जो आइस की मेम्ब्रेन है उसकी झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव होगा, और उससे क्या होगा, एक वोल्टेज या एक संकेत उत्पन्न होगा जो फोटो रिसेप्टर ग्राही में संचालित होगा। जो फोटो रिसेप्टर ग्राही उपस्थित होती है जिसके द्वारा फोटो रिसेप्टर से जो सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं उनको दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा, एक संकेत उत्पन्न होगा, और ये संकेत क्या करेगा, बाइपोलर सेल्स द्वारा गैंग्लियन सेल में सक्रिय विभव को पैदा करेगा। जो बाइपोलर सेल्स है वो क्या करेंगी, गैंग्लियन सेल्स में एक सक्रिय विभव को उत्पन्न करेगी, और उसके बाद में क्या होगा, जो ये सक्रिय विभव है ये ऑप्टिक नर्व में जाएगा। ऑप्टिक नर्व से ये मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स भाग में जाएगा, और वहाँ तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना होगी और छवि का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैकेनिज्म को हम वापस से एक बार देख लेते हैं, मैकेनिज्म को एक बार वापस से देख लेते हैं। चलिए इस पे ही देख लेते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ विजन की होती है, तो जो कॉर्निया और लेंस से विजुअल लाइट प्रवेश की वो रेटिना पर फोकसित हुई। रेटिना पर रोड व कोन्स उपस्थित होते हैं जिनमें फोटो रिसेप्टर्स उपस्थित रहते हैं, साथ में फोटो पिगमेंट्स भी उपस्थित रहते हैं जो ऑप्सिन को रेटिनॉल में बदलने का प्रयास करता है, जिससे झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव आता है, और इससे क्या होता है, एक विभांतर उत्पन्न होता है। और ये विभांतर फोटो रिसेप्टर ग्राही, जो यहाँ से फोटो रिसेप्टर आवेग थे इसको कौन ग्रहण करेगा, फोटो रिसेप्टर ग्राही ग्रहण करेगा।
और ये फोटो रिसेप्टर ग्राही एक संकेत उत्पन्न करेगा जो आइज के रेटिना में स्थित बाईपोलर सेल्स द्वारा गैंग्लियन सेल में, जो नर्व सेल्स थी गैंग्लियन सेल्स, उनमें विभव उत्पन्न करेगा। और ये गैंग्लियन सेल ऑप्टिक नर्व के माध्यम से विजुअल कॉर्टेक्स, जो मस्तिष्क का भाग है, वहाँ पर इन आवेगों को लेके जाएगा और फिर इन तंत्रिके आवेगों की विवेचना की जाती है और सभी को पूर्व समर्थी के आधार पर पहचाना जाता है। तो बच्चों, ये आइज वाला चैप्टर था, एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर अभी भी इसमें कोई आपको डाउट है या कोई आपकी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन एनसीईआरटी के आइज़ के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं या जितने भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको डेफिनेटली आपका एक बार तो रिवीजन हो जाएगा इससे, और साथ ही साथ आप इनमें से डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ईजी लगेंगे आपको पढ़ने के बाद कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो हमारा क्रम था उसमें क्वेश्चन नंबर 70 ये क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन गलत है? तो कितने कथन गलत है इसको हमको देखना है। तो हमारे नेत्र एक जोड़ी खोपड़ी में स्थित सॉकेट, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं, में स्थित होते हैं। तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। नेत्र की बाहरी परत, जो नेत्र की बाहरी परत होती है, जो नेत्र की बाहरी परत घने संयोजी उत्तक से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इसका अग्रभाग लेंस कहलाता है। तो ना, ये गलत हो गया, यहाँ पर लेंस नहीं था। हमने देखा जो स्क्लेरा वाला भाग था, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, वो क्या कर रही थी? आगे की तरफ वृद्धि करके कॉर्निया का निर्माण कर रही थी। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद में मध्य परत या कोरोइड, रक्त कोरोइड में अनेक ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है। ये हल्के नीले भाग की होती है और नेत्र गोलक के पीछे 2/3 भाग पर यह परत पतली होती है, लेकिन अग्र भाग में यह मोटी होकर सिलेरी बॉडी का निर्माण करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक एक स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत है, वो भी किस बेसिस पे हुआ कि यहाँ पे कॉर्निया आना चाहिए था और दे क्या रखा था? लेंस। उसके बाद में आंतरिक परत क्या कहलाती है? रेटिना। तो कितने कथन गलत है इसमें से? एक कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद में आप आसानी से कर लोगे इन क्वेश्चनों को। अगर आपको पढ़ा हुआ अच्छा समझ में आ गया तो ही आप इस प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे, वरना इनको देखकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको देखो, सिलेरी बॉडी आगे की ओर वृद्धि करती हुई वर्णक युक्त अपारदर्शी ओपेक्यू स्ट्रक्चर बनाती है, जो आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। ये संरचना क्या कहलाती है? बताओ। इसका सही आंसर होगा आइरिस, जो आप आसानी से बता सकते हैं। जो सिलेरी बॉडी है वो आगे की तरफ परिवर्तित होकर किसका निर्माण करती है? आइरिस। और जो घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्यूपिल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा सिलेरी बॉडी से जुड़ा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये घेरे का नियंत्रण आइरिस की पेशा करती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? थर्ड। आपको जो फ्लो चार्ट बताया था सेम वही लाइन दे रखी है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में जो रेटिना की 3 परत होती है, वो अंदर से बाहर का क्रम बताना है आपको। तो हमने बात की थी IMO, जो IMO का क्रम था उसके बारे में हमने बात की थी कि जो बाहर की तरफ होती है वो क्या होती है? गैंग्लियन सेल्स। उसके बाद में बाईपोलर सेल्स, और उसके बाद में जो बाहर की तरफ होती है वो सेल्स क्या होती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो हमने सही किया। अंदर कौन सी थी? गैंग्लियन सेल, बाहर मध्य में बाईपोलर,
और अंतिम कौन सी थी, प्रकाश ग्राही या फोटो रिसेप्टर सेल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही नहीं हैं। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है तो वो सत्य हो जाता। तो यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य पूछा है। और असत्य पूछा है तो हम बता देंगे कि प्रकाश ग्राही कोशिका के दो प्रकार होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। दिन की रोशनी जो फोटोटॉपिक होती है और रंग देखने का कार्य कौन करती है, कोन्स करती है। और जो स्कोटोटॉपिक प्रकाश होता है या ट्विलाइट होती है, उनको देखने का प्रकाश कौन करती है, रोड्स करती है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। शलाका जो रोड्स होती है उसमें बैंगनी रंग का रोडोप्सिन उपस्थित होता है जो विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से शंकु के बारे में सही है। जो शंकु किसको बोलते हैं, कोन्स को। यहाँ ध्यान रखना, कोन के बारे में पूछा है तो कोन के बारे में सही है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, इनमें कुछ विशेष वर्णक पाए जाते हैं, लाल हरे नीले प्रकाश को पहचानने में सहायक होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही। जब इन शंकुओं पर समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, सफ़ेद रंग के। क्या आएगा, सफ़ेद रंग के। ठीक है, यहाँ पर लाल की जगह क्या आएगा, सफ़ेद। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो कौन कौन से कथन सही है यहाँ पे, फर्स्ट व सेकेंड। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्टिक नर्व नेत्र तथा दृष्टिपटल को गोलक मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनी यहाँ से प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिका उस भाग में नहीं होती, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 77, ब्लाइंड स्पॉट के पार्श्व में आँख के पीछे ध्रुव पर पीला वर्णक युक्त भाग क्या कहलाता है। तो मैक्युला लुटिया। इसमें भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 78, मैक्युला ल्यूटिया के केंद्र में स्थित ग्रंथ क्या कहलाता है। तो फोबिया। और फोबिया क्या होता है, जो आँख का देखने योग्य भाग होता है, जो मेनली देखने का कार्य करता है, वो कहाँ से होता है, फोबिया के द्वारा ही होता है। ये रेटिना का पार्ट होता है। वह बिंदु जहाँ दृष्टि क्रिया सर्वाधिक होती है, जहाँ केवल कोन्स ही उपस्थित होते हैं, वो भाग क्या कहलाता है, वो भाग कहलाता है फोबिया। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद में हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो देखो ये भी आप आसानी से बता दोगे कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। कॉर्निया व लेंस के बीच की दूरी, जो कॉर्निया था सी और लेंस के बीच, ये क्या कहलाता था, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस चैम्बर हो गया, इसके मध्य भरा हुआ फ्लूइड एक्वस ह्यूमर हो गया। और साथ में लेंस वो है रेटिना, जो इसके बीच में स्थित था, वो क्या कहलाता था, विट्रस ह्यूमर। और इसके मध्य में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो इन दोनों में से कथन कौन कौन से सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो गया थर्ड। सॉरी बच्चों आज की इस वीडियो में हमने ईयर के बारे में सब कुछ पढ़ा है। इसके बाहर एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन ईयर का नहीं जाएगा। अगर बाहर से आएगा तो फिर अगर इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और भी ज़्यादा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर कीजिए।